हमने माइंड में रखना है स्पेसिफिकली। अगर टॉपिक सेंटेंस के बेसिस पे देखें, टॉपिक सेंटेंस के रिलेटेड हमने बात की कि उसमें आपने जो है फर्स्ट सेंटेंस होगा, उसके अलावा इसको शॉर्ट रखना है, इसमें जो है जनरल स्टेटमेंट आपने देनी है, स्पेसिफिक डिटेल ऐड नहीं करनी, ये जो है रेलेवेंट होना चाहिए आपके पैराग्राफ के साथ, मींस जो थीम है उसको प्रॉपरली उसको जो है आपने एड्रेस करना है इसमें, एंड शॉर्ट होना चाहिए, लेंथी ज़्यादा ना हो। तो ये 4-5 पॉइंट्स थे इसमें कि जिसको आपने माइंड में रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने आज अभी डिस्कस करना है सपोर्टिंग डिटेल। अब सपोर्टिंग डिटेल्स क्या है? सपोर्टिंग डिटेल्स, अब सपोर्टिंग डिटेल्स में हमारे पास, याद रखें, सपोर्टिंग डिटेल सिर्फ एक सेंटेंस को नहीं कहेंगे। जिस तरह हमने टॉपिक सेंटेंस पे बात की ना कि टॉपिक सेंटेंस एक सेंटेंस होगा, यहाँ पर हम कुछ डिफरेंट सेंटेंसेस को लेके आएंगे, क्योंकि हमने जो पहले दिन कैलकुलेशन की, एक आइडियल पैराग्राफ जो है, अगर आप 6-8 सेंटेंसेस से बना लें तो उसमें से एक सेंटेंस जो है वो टॉपिक सेंटेंस, 6 सेंटेंसेस आपके पास सपोर्टिंग डिटेल्स, और एक सेंटेंस जो है वो कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो ये 8 सेंटेंसेस मिलकर एक आइडियल बेहतरीन पैराग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो 6 सेंटेंसेस है, अब इन 6 सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं। देखिए, नंबर 1, पहले इसको थोड़ा सा जो है डिस्कस करते हैं कि सपोर्टिंग डिटेल से मुराद क्या है, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, अब हमने टॉपिक सेंटेंस जो है बना लिया है, हमने टॉपिक सेंटेंस पे बात की कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जेंडर जो है, जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो दिन ब दिन पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब ये हमने कहा, एग्जामिनर के माइंड में क्वेश्चन क्रिएट हो गया है कि हाउ, कैसे। अब हमने इस हाउ को आंसर करना है कि चले, मैं तो मान लेता हूँ कि पाकिस्तान में जेंडर बेस्ड वायलेंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप प्रूफ तो करें कि कैसे। अब मैंने यहाँ पर कुछ डिफरेंट जो है पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट जो है डोमेन से मैंने आना है, और इस जो क्वेश्चन है इसको मैंने आंसर करना है, या मेरे इस स्टांस को मैंने जो है डिफेंड करना है इन स्टेटमेंट्स के थ्रू। तो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट सेंटेंसेस होंगे, तो उनके फॉर्मेट्स में हमारे पास आते हैं। आपका जो सेंटेंस होगा उसमें आपके पास एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस होते हैं, नंबर 1, जिसमें आप एक्सप्लेनेशन करते हैं। किस चीज़ की एक्सप्लेनेशन करते हैं? योर टॉपिक सेंटेंस। आप यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि आपने जो टॉपिक सेंटेंस में वो सिंपल क्रक्स में जो बात की है, यहाँ पर आप उसको थोड़ा सा इलोंगेट करके एक्सप्लेन करते हैं, एक दो क्लॉजेस में, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो है उसके रिलेटेड रीजंस, अगर रिक्वायर्ड हो तो आप रीजन पेश करते हैं, आप इसके रिलेटेड जो है एग्जाम्पल्स देते हैं, आप इसके रिलेटेड जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स हो गए वो देते हैं आप। अच्छा जी, अच्छा, आप इसके रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स देते हैं। अभी शुरू है ना रिकॉर्डिंग, हो रही है रिकॉर्डिंग खदीजा? यस सर, अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमारे पास इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं। तो ये जितने भी हमारे पास डिफरेंट आप कह ले स्ट्रक्चर की सेंटेंसेस हैं, ये हमारे पास इस सपोर्टिंग डिटेल में आते हैं। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास कभी कभार कंपैरेटिव एनालिसिस भी हम करते हैं। अब इस पे मैं बात करता हूँ, ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस। अच्छा, याद रखें, एक्सप्लेनेशन तो चलें, हम कह देते हैं कि एक्सप्लेनेशन जब आप, और ये भी ऑप्शनल है, ये जितने भी मैंने बताए हैं ना, ये जितने भी 1 2 3 4 एंड 5, ये जो 5 मैंने बताए हैं, तो ये ऑप्शनल है। जरूरी नहीं है कि पांचों के पांचों आपने हर एक पैराग्राफ में लिखने हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप हर एक सेंटेंस पैराग्राफ में ये एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस दे दें, जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे, वो डिपेंड करता है आपके पैराग्राफ पे, उसमें हम एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस बनाते हैं। हाँ, कभी कभार हम ऐसे करते हैं कि एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस के बजाय हम क्या करते हैं, अब लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जिस तरह हमने पहले वो बनाया था कि माय विलेज वाला था, आई थिंक
उसमें हाँ, ये कि ट्रीज़ आर यूज़फुल टू अस या माय होम टाउन इज़ फेमस फॉर सेवरल अमेजिंग नेचुरल फीचर्स। अब उसके बाद या आप कहें कि ट्रीज़ आर यूज़फुल टू अस, तो आप इस स्टेटमेंट में सेंटेंस नंबर 1 में आप बताते हैं कि देयर आर डिफरेंट जो है यूजेस ऑफ ट्रीज़ है, या बहुत सारे ऐसे यूजेस जो है ट्रीज़ के कि वो हमारे लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। नंबर वाइज़ उसमें आप पहले बताते हैं फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, या there are different factors that are responsible for the deforestation, या there are different factors that are responsible for the global warming। अब आपने ये बता दिया है कि डिफरेंट फैक्टर्स हैं, डिफरेंट यूजेस है, डिफरेंट नेचुरल फीचर्स हैं, तो फिर आप नंबर वाइज जब बताएंगे 1 2 3 4 5, तो इसको हम सिंपली कहेंगे कि ये जो एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस का स्लॉट था उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। या कभी कभार हम एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में समझाते हैं उनको कि अच्छा ये जो बात है ये इस तरह है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में आपने सिंपली कहा कि जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो क्या कर रहा है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आप सिंपली कहते हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है इज ऑन द राइज इन पाकिस्तान। अब आपने सिंपली एक छोटा सा जो है स्टेटमेंट कह दिया है। अब आप यहाँ पर कहते हैं कि ऑन द राइज कैसे है, आप उसको एक्सप्लेन करते हैं कि वुमेन जो है उसको टारगेट किया जा रहा है हर जगह पे। वुमेन को जो है वर्क प्लेस पे सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली जो है उनको टारगेट किया जा रहा है। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो लाहौर में उनके ज़्यादातर केसेस हमें नज़र देखने को मिले हैं। अब वहाँ पर फिर आप बताएँगे कि अच्छा अगर रिसेंटली लाइकवाइज़ आप बताएँ कि जो रिसेंटली केस हुआ है या एक बच्ची का जो इंसिडेंट हुआ है, फलाना इंसिडेंट हुआ है, या इससे पहले फलाना हुआ है, रावलपिंडी का इंसिडेंट, फॉर एग्जांपल पेशावर का इंसिडेंट, एबटाबाद का इंसिडेंट, तो आप ये फिर नंबर वाइज़ बता देते हैं। तो ये जो होगा हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट, इसको हम कहेंगे एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस, ठीक है? फिर इसके बाद हमारे पास आता है रीजंस एंड एग्जांपल्स। अच्छा, रीजन इन एग्जांपल्स क्या है? तो ये जो हम बता रहे हैं कि लाहौर का जो इंसिडेंट हुआ है, हरासमेंट केस है, मर्डर केस है, रेप केस है, जो भी है आप उनके एग्जांपल्स देते हैं। अगर रीजन की बात करें तो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं, रेशोज बताते हैं। आप कहते हैं डिफोरेस्टेशन जो है वो एक बिगेस्ट फैक्टर है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो आप उसके रिलेटेड रेशोज देते हैं। आप जो है बताते हैं कि फलाना टाइम पे अगर देखें तो रेशो इतना था, अभी देखिए उसमें जो है इतना इंक्रीज हुआ है। एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड अगर बात हो, एजुकेशन के रिलेटेड बात हो, तो आप उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स के थ्रू आप बताते हैं, रीजंस देते हैं कि अच्छा फलानी चीज ये देखिए या ये है, इसकी वजह से ये हुआ है। ठीक है? तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस अगर स्पेसिफिकली देखें तो जब आप कंपैरिजन करते हैं, अब ये कंपैरिजन हमारे पास दो तरह से होता है। कंपैरेटिव एनालिसिस हमारे पास ये हो सकता है कि ये क्या हो, या तो कंट्रीज के बेसिस पे हो, कंट्रीज में हो। जैसे कि मैं कहता हूँ डिफोरेस्टेशन जो है वो बिगेस्ट फैक्टर है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। मैं कंपैरिजन करता हूँ पाकिस्तान एंड इंडिया के। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में लेट्स सपोज पाकिस्तान में डिफोरेस्टेशन का रेशो 10% है, 10% इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग में भी 5% इंक्रीज आया हुआ है। और ऑन द अदर हैंड अगर देखें तो इंडिया में 5% है, तो उस 5% की वजह से क्या हुआ है। अच्छा जी, वेयर वर वी, हाँ। तो अब हमारे पास लेट्स सपोज हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं कंट्रीज के बेसिस पे। मैंने कहा कि 10% है तो उसकी वजह से 5% इंक्रीज आया हुआ है, यहाँ पर 5% है तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है अभी इतना जो है, या डिफोरेस्टेशन 0% है तो इसकी वजह से यहाँ पर इंक्रीज इतना नहीं आया, या अगर 5% है तो उसकी वजह से 2% इंक्रीज यहाँ पर है। तो अब हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं, एक हम टाइम बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 2010 में डिफोरेस्टेशन का पाकिस्तान में अगर जो है रेशो या वो देखें तो यहाँ पर 2% पे था। अब रीसेंट इंक्रीज 2025 में अगर देखें तो ज़्यादा बढ़ गया है, 10% तक चला गया है, तो 8% इंक्रीज है। तो ये जो है इसको हम कहेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस।
ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस। तो ये जो है हमारे पास डिफरेंट जो है सेंटेंसेस, इन सबको मिला के हमारे पास ये सपोर्टिंग डिटेल्स या सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन बन जाते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ नियम, कुछ रूल्स आपने जहन में रखने हैं। वो क्या है, अब याद रखें। पॉइंट नंबर वन वो ये कि अब आपने जो टॉपिक सेंटेंस दिया है उसमें जो थीम है, उसमें जो थीम गिवन है, जो आइडिया, लेट्स सपोज एजुकेशन और सोशल मीडिया एंड सोशल मीडिया, इन दोनों पे बात हुई है ना। ठीक है, अब आपका एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस एजुकेशन और सोशल मीडिया के डोमेन से बाहर नहीं जाना चाहिए। आपके रीजंस एजुकेशन एंड सोशल मीडिया के डोमेन से बाहर नहीं जाने चाहिए। आपके एग्जाम्पल्स वो भी जो है इनसे ही रिलेटेड हो। आपके जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स वो भी जो है सेम एजुकेशन के हो। ऐसा ना हो कि आप पैराग्राफ लिख रहे हैं एजुकेशन पे और आप साथ में मेंशन करें कि अगर हम देखें तो सोशल मीडिया की वजह से लोग जो है एंजाइटी के शिकार हो गए हैं। अगर उनका रेशो देखें तो 40% जो है इंक्रीज आया हुआ है एंजाइटी में, और ये और वो। तो अब ये गलत होंगे। फैक्ट्स एंड फिगर्स देंगे तो इसी एजुकेशन एंड सोशल मीडिया के डोमेन के देंगे। कंपैरेटिव एनालिसिस है तो कंपैरेटिव एनालिसिस भी आप इसी ही एजुकेशन एंड किसके, सोशल मीडिया के। तो ये याद रखें। ठीक है, गॉट इट। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि ज़रूरी है, उस दिन आप में से किसी ने कहा था कि ये जो हम लिखते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि अभी क्या लिखूं या अभी क्या। एंड स्पेशली खदीजा आप भी नोट करें। अच्छा, आपके इस असाइनमेंट में मैंने नोट किया था, इस दफ़ा आपने माशाल्लाह अच्छा लिखा था। वो कनेक्टिविटी लिंकर्स आपने यूज़ किए थे, गुड, वेरी गुड इसके लिए। और बाकी उस्मान एंड सामिया आप सब भी नोट करें। ठीक है, अब देखें, मैं पहले इसको जो है थोड़ा जनरल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। याद रखें, हमारे पास दो रिश्ते, अगर हम रिलेशन के बेसिस पे इसको देखें ना, तो एक होता है दोस्ती वाला रिलेशन, ब्रदरहुड रिलेशन। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये वाला जो है बंदा, इसके साथ इनकी प्रॉपर बॉन्डिंग है। ये जो सोचता है सेम उसकी सोच, आइडिया इसका और इसका दोनों का सेम होता है। तो इनके बीच में जो है वो रिलेशन जो होता है उसको हम कहते हैं सिमिलर रिलेशन। ये दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं, भाई हैं। ठीक है, अब इनके दरमियान में जो आइडिया होगा, जो बात होगी, दोनों उस पर एग्री होंगे, दोनों एक ही जैसे होंगे। इनके दोनों के बीच में कोई इख्तिलाफ वगैरह नहीं होगा। इसी तरह हमारे पास सेंटेंसेस के बीच में भी रिलेशन होता है, जिसमें फर्स्ट को हम कहते हैं सिमिलर रिलेशन। सिमिलर रिलेशन, अब सिमिलर रिलेशन में क्या होता है कि जो सेंटेंस नंबर वन है, सेंटेंस नंबर वन उसका सेंटेंस नंबर टू के साथ जो बॉन्ड है वो सिमिलर होगा। कैसे सिमिलर होगा, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटेंस नंबर वन में फैक्टर एक्सप्लेन किया है। मैंने कहा है कि डिफॉरेस्टेशन या सोशल मीडिया या जो है किसी भी जेंडर बेस्ड वायलेंस के कुछ फैक्टर्स या कॉजेज है, उसमें से मैंने नंबर वन फैक्टर ये बता दिया है। ठीक है, अब सॉरी, सेंटेंस नंबर टू में मैं सेकंड फैक्टर एक्सप्लेन कर रहा हूं जो कि इस ही टॉपिक के रिलेटेड है। अगर ट्री के यूजेस मैंने यहाँ पर बताए हैं तो मैंने यहाँ पर भी उसका सेकंड यूज बताया है। अगर माय विलेज के मैंने कुछ नेचुरल फीचर्स में से एक बताया है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ सेकेंडली। ठीक है, तो ये जो आइडिया है ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही जैसे होंगे। मीन्स के उनका बेस एक जैसे होगा, थीम एक जैसे होगा। अगर ये फैक्टर है तो ये भी फैक्टर होगा, अगर ये यूजेस है तो ये भी यूजेस होंगे, अगर ये जो है लेट्स सपोज कोई भी कॉज होगा तो ये भी कॉज होगा, अगर ये नेचुरल फीचर्स हैं तो ये भी नेचुरल फीचर्स होंगे। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन जो है वो सिमिलर होगा। मींस सेंटेंस का जो आइडिया है वो दोनों का सेम ही रहेगा। थीम के रिलेटेड जिस पर्सपेक्टिव से ये आ रहा है थीम की तरफ, यहां से भी वो भी सेम पर्सपेक्टिव से ही आएगा। ये जो कह रहा है दोनों का कहना सेम होगा, दो की वर्डिंग में चेंजेस होंगी,
ये जो है लेट्स सपोज अगर ये माउंटेन्स की बात कर रहा है तो यहाँ पर ये वाटर या जो है बाकी चीजें रिवर्स एंड लेक्स की तरफ इशारा कर रहा होगा। अगर यहाँ पर ये जो है फैक्टर्स या यूजेस में अगर ये वुड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो है फ्रूट्स की बात करेगा। तो दोनों का जो स्ट्रक्चर है चेंज है, लेकिन थीम की तरफ जो उनका डायरेक्शन है वो दोनों का सेम है। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? यहाँ तक क्लियर है या रिपीट करूं? सर मैंने एसएमएस भेजा तो सर सिग्नल चले गए थे, डिस्कनेक्ट हो गया था मैं, तो दोबारा रिपीट कर सारा का, ये समझ कुछ नहीं आया। अच्छा, समझ कुछ नहीं आया, चले रिपीट करते हैं। सामी आपको क्लियर है? सामिया सो गई है? ओके, चले गौर से सुने। हम बात कर रहे हैं सपोर्टिंग डिटेल्स की। ठीक है, अब सपोर्टिंग डिटेल्स में हमने कहा कि सपोर्टिंग डिटेल्स में हमारे पास क्या होता है। सपोर्टिंग डिटेल्स पैराग्राफ की जो मेन बॉडी है उसको हम कहते हैं सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन या सपोर्टिंग डिटेल्स। ठीक है, अब हमने बात की कि इस सपोर्टिंग डिटेल्स में हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स के सेंटेंसेस होते हैं। उसमें से हमारे पास एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस होता है, उसमें हम रीजंस जो है वो देते हैं, एग्जांपल्स के सेंटेंसेस होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स के होते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस के सेंटेंसेस होते हैं। फिर हमने बात की कि अच्छा ये जो 5 है तो क्या ज़रूरी है कि हर एक पैराग्राफ में हम एक्सप्लेनेशन भी देंगे, हर एक पैराग्राफ में हम जो है इसके साथ रीज़न भी देंगे, एग्जाम्पल्स भी देंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी देंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे? तो नो, ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक कॉन्टेक्स्ट या हर एक पैराग्राफ में ये करें। नो, ज़रूरी नहीं है। एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस इट्स एन ऑप्शनल, ये भी ऑप्शनल है। आप डायरेक्टली भी अपने टॉपिक सेंटेंस के बाद अपनी बात शुरू कर सकते हैं। कभी कभार ज़रूरत होती है तो आप जैसे कि आप अपने टॉपिक सेंटेंस में उस आइडिया को एक बहुत जनरल पर्सपेक्टिव से बयान करते हैं, तो उसको डिफाइन करने के लिए, वजाहत के लिए हम एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस देते हैं। फिर उसके बाद रीज़न, एग्जाम्पल्स अगर आपके पास हो तो वो देते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स ज़रूरी नहीं है कि आप दें। रीज़न एग्जाम्पल्स आपने दे दी तो फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर उस कॉन्टेक्स्ट पे फिट नहीं आ रहे हैं, आपको नहीं आते, तो इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस अगर उस कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरत नहीं है तो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप लिख रहे हैं कि माई फॉर एग्जांपल माई विलेज इज़ फेमस फॉर सेवरल अमेजिंग नेचुरल फीचर्स, तो उसमें कंपैरेटिव एनालिसिस की क्या ज़रूरत है? आप अपने या ट्रीज आर यूजफुल टू अस, तो उसमें कंपैरेटिव एनालिसिस की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात की कि हमारे पास जो वो है हाँ, हमने बात की अपने एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस के रिलेटेड कि एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हमने लिखा कि जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो राइज कर रहा है दिन ब दिन पाकिस्तान में, या जेंडर बेस्ड वायलेंस इज ऑन द राइज इन पाकिस्तान, सिंपली आप कह दें। तो अब हमने ये तो सिंपली एक थोड़ा सा टच दे दिया, बेस बना दिया है। अब इसके रिलेटेड हम कहते हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है, जेंडर बेस्ड वायलेंस स्पेसिफिकली वुमेन को टारगेट किया जा रहा है। अगर हम देखें सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमेन में, तीनों में जो है इनको टारगेट किया जा रहा है। एंड मोर स्पेसिफिकली ये जो इंसिडेंट्स हैं आजकल वो लाहौर में ज़्यादा दिखने को मिल रहे हैं। अब हम इसकी तरफ आते हैं। अब हमने ये बात की कि जेंडर बेस्ड वायलेंस में हम सिर्फ जो है मेनली वुमेन के रिलेटेड बात कर रहे हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड जो है पॉलिटिकल डोमेन को टच किया हमने। फिर लाहौर की हमने बात की कि लाहौर, तो अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ कि रीजंस एंड एग्जाम्पल के रिलेटेड हम कहते हैं। जैसे कि रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है, एक स्टूडेंट को जो है हॉस्टल के स्टूडेंट को एक जो है उसके साथ हरासमेंट हुई या उनका मर्डर किया है। तो अब ये जो है हमने एग्जाम्पल दी, इससे हमारा ये एंड अपना टॉपिक सेंटेंस दोनों को हमने डिफाइन किया है। ठीक है, फिर इसी तरह हम जो है इसके अलावा अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस की बात करें कि ये किस तरह हम करते हैं, तो याद रखें इसको हम दो पर्सपेक्टिव से या डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कर रहे हैं कंट्रीज के बेसिस पे, मैं कहता हूं कि डिफॉरेस्टेशन जो है इज अ बिगेस्ट फैक्टर फॉर ग्लोबल वार्मिंग, लेट्स सपोज, सिंपली मैं कह रहा हूँ। तो उसमें मैं कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहा हूँ पाकिस्तान एंड इंडिया की। मैं कहता हूँ कि 10% जो है डिफॉरेस्टेशन है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग में जो है 5% जो है वो इंक्रीज आया हुआ है, लेट्स सपोज। इसी तरह लेट्स सपोज
फिर इसी तरह इंडिया में अगर देखें तो वहाँ पर 5% इंक्रीज है, जिसकी वजह से 2% इफेक्ट आया है। तो अब ये मैं 2 कंट्रीज़ का कंपैरिज़न कर रहा हूँ। इसी तरह हम टाइम का भी करते हैं। टाइम के हिसाब से जैसे कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, तो पाकिस्तान 2010 में 2% था डिफ़ॉरेस्टेशन का रेशो या परसेंटेज, 2025 में ये 10% तक पहुँच गया है। तो अब मैं ये टाइम के बीच में कंपैरिज़न कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसको हम कहेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने ये 6 टेंसेस तो सेंटेंसेस का ज़िक्र तो किया, लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि अब इन 6 सेंटेंसेस को हम कैसे ऑर्गेनाइज़ करें कि हमारा जो रीडर है, जो एग्ज़ामिनर है, उनको अगर हम अपने टॉपिक सेंटेंस से कैच करें, उनकी अटेंशन ग्रैब करें, तो हम कंक्लूज़न तक जो है उनको जाने ना दें। तो कैसे हम उनको रोकें कि वो कंक्लूजन तक चले जाएँ? रास्ते में वो डिस्ट्रैक्ट कैसे ना हो? क्योंकि यहाँ पर तो हम एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस देते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स देते हैं, एग्ज़ाम्पल्स देते हैं, तो इन सब का जो है स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग है। तो क्या करेंगे हम? तो उसके लिए हम अभी पढ़ रहे हैं रिलेशन। इन लिंकर्स को पढ़ने से पहले अभी हम रिलेशन को डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास रिलेशन जो है वो डिफरेंट 2-3 तरीके से जो है इनको हम लेके जाएँगे अभी, कि हमारे पास रिलेशन जो है, एक को हम कहते हैं सिमिलर रिलेशन। अब सिमिलर रिलेशन कौन से रिलेशन को कहते हैं? इस जैसे कि ब्रदरहुड रिलेशन होता है, बेस्ट फ्रेंड के बीच में जो रिश्ता होता है ना, या भाइयों का रिश्ता, बहनों का रिश्ता, सिबलिंग्स का रिश्ता हो गया। तो इनके दरमियान में क्या होता है, अगर देखें तो ब्लड सेम होता है, लेट्स सपोज अगर फ्रेंड्स हैं तो दोनों की मेंटालिटी ऑलमोस्ट सेम होगी, दोनों के जो है चॉइसेस ऑलमोस्ट सेम होंगे, दोनों जो है उनके बिहेवियर्स ऑलमोस्ट सेम होंगे, दोनों के नेचर ऑलमोस्ट सेम होंगे। तो इनको हम कहेंगे सिमिलर रिलेशन। अब इसी तरह जो है हमारे पास सेंटेंसेस के बीच में भी होता है। अब सेंटेंसेस में क्या होता है, सेंटेंस नंबर 1 है लेट्स सपोज, अब सेंटेंस नंबर 2 है। तो इनके दरमियान हम कहते हैं कि इनके दरमियान सिमिलर रिलेशन है। तो अब वो सिमिलर रिलेशन कैसे हैं? जैसे कि लेट्स सपोज आपने सेंटेंस नंबर 1 में थीम है, कोई भी आप नाम दे दें। अब इस थीम के रिलेटेड आपने एक फैक्टर बता दिया है, ठीक है? अब सेंटेंस नंबर 2 में भी आपने इसी थीम के रिलेटेड एक फैक्टर डिस्कस किया है। तो अब दोनों फैक्टर्स भी है और दोनों का थीम भी सेम है। समझ रहे हैं? दोनों फैक्टर्स भी है और दोनों का थीम भी सेम है, तो इट मीन्स इन दोनों का नेचर ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। तो इनके दरमियान में क्या होगा? सिमिलर रिलेशन होगा। बॉन्ड जो है वो भाइयों वाला होगा, दोस्तों वाला होगा, ब्रदरहुड वाला रिलेशन होगा, ठीक है? लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ट्रीज आर यूजफुल टू अस। मैंने यहाँ पर उसके एक यूजेस के बारे में बात की, जैसे कि वुड, ट्री से हम हमें वुड मिलता है। यहाँ पर मैंने कहा कि डिफरेंट फ्रूट्स के बारे में मैंने बात की। तो अब यहाँ पर वुड है, यहाँ पर ट्रीज सॉरी यहाँ पर फ्रूट्स है, लेकिन दोनों का जो है थीम यूजेस ही है और ट्री के रिलेटेड ही है। तो इसलिए दोनों की जो अप्रोच है वो ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। तो अगेन रिलेशन सेम सिमिलर रिलेशन रहेगा, ठीक है? या अगर मैं कहूँ लेट्स सपोज कि देयर आर सेवरल नेचुरल अमेजिंग देयर आर इन माय विलेज, मेरे विलेज में जो है सेवरल अमेजिंग नेचुरल फीचर्स हैं। तो यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज रिवर की बात की, ठीक है? यहाँ पर मैंने लेट्स सपोज माउंटेन्स की बात की या और कोई ऐसा जो है नेचुरल फीचर उठाया। तो अब दोनों जो है चेंज है, लेकिन आइडिया एंड अप्रोच ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि थीम माय माय इन माय विलेज देयर आर सेवरल नेचुरल अमेजिंग फीचर्स हैं। अब उन दोनों के जो है अप्रोच, इन दोनों के अप्रोच सेम है, तो इसलिए हम इनको भी कहेंगे कि ये क्या है, इनके बीच में सिमिलर रिलेशन है। अब ये सब कुछ बताने का मकसद क्या है कि जब आपके पास सेंटेंसेस के बीच में सिमिलर रिलेशन हो, जैसे कि इनके दरमियान है, तो आपने उनको उनको कैसे कनेक्ट करना है? आपने इनके दरमियान एक ब्रिज बनाना है। आपने जब ये ब्रिज आप बनाएंगे सेंटेंस नंबर 1 एंड सेंटेंस नंबर 2 के दरमियान, तो इससे क्या होगा? आपका रीडर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है? आपका रीडर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे इस ब्रिज के लिए? तो यहाँ पर लिंकर्स यूज करेंगे। इनको हम लिंकर्स भी कहते हैं।
इनको हम ट्रांजिशन वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। इनको हम कंजक्टिव एडवर्बियल भी कहते हैं। तो आपको जो नाम अच्छा लगे आप वो याद रखें। अच्छा, अब सिमिलर रिलेशन के लिए हमारे पास जो ट्रांजिशन वर्ड या लिंकर्स हैं उनको हम कहते हैं सिमिलरली, मोर ओवर, इन एडिशन, टू दैट, फर्दरमोर। इसके अलावा सिमिलर टू दैट, इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। तो आप मैंने स्लाइड्स में भी जो है मेंशन किए हैं, और इसके अलावा जो है हमारे पास वो भी है, आप नेट से भी देख सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? उस पुश हुई? जी जी सर क्लियर। हाँ जी, खदीजा क्लियर, सामिया क्लियर। जी सर। चलो गुड। अब हमारे पास है, अच्छा, अब हमारे पास है ये जो है इसको हम कहते हैं सास और बहू वाला रिलेशन। ये जो है फीमेल को ज़्यादा पता होगा, हैं, या जिनके घर में जो है वो हो, बहू बहू हो तो उनको पता होगा, सास और बहू। अब क्या होगा, अगर सास कहे कि फलानी चीज़ इस तरह है तो बहू ने कहना है नो, ये ठीक नहीं है, ये प्लस ये माइनस। अगर ये कहे माइनस तो इसने कहना है प्लस। ये जो भी कहे इसने बिल्कुल, या ये स्पेशली बहू जो भी कहे तो सास ने बिल्कुल उसके एंटी ही जाना है, ठीक है। तो इनके दरमियान में वो बॉन्ड जो है, वो रिश्ता जो है, दो के रिलेशन जो है वो बहुत क्लोज रिलेशन होता है। मींस ऑलमोस्ट मदर इन लॉ कहते हैं इनको हम, अम्मी का मर्तबा होता है। लेकिन इनके मेंटालिटी में वो बस आप लोग समझ जाएं कि फ़र्क होता है, ठीक है। तो अब इसी तरह रिलेशन जो है वो हमारे पास सेंटेंसेस के बीच में भी होता है, जिसको हम कहते हैं ऑपोजिट रिलेशन या कंट्रास्ट रिलेशन। कंट्रास्ट या ऑपोजिट रिलेशन। अब कंट्रास्ट रिलेशन किसको कहते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लेट्स सपोज बात की एक के, हाँ कोई भी आइडिया आप उठाएं। हाँ, लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने कहा, या सास ने या आप में से किसी ने आर्ट को डिफाइन किया है। आर्ट के बारे में आपने कहा कि आर्ट इज अलाइव, ठीक है, आपने कहा आर्ट इज अलाइव है। लेकिन अब यहाँ पर जो बी है, बी कहता है कि नो, आर्ट लाइफ नहीं है, आर्ट जो है वो एक फन है, ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कल्चर। या आर्ट जो है उसको हम स्पेसिफिकली लाइफ नहीं कह सकते, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, या इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कल्चर, या इट इज़ अ फन, जो भी आप कह ले, लेट सपोज। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू में और इसके पॉइंट ऑफ व्यू में फ़र्क है। ये जो कह रहा है और ये जो कह रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से कंट्रास्ट रिलेशन में है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स हमारे पास होते हैं कि जिनके दरमियान रिलेशन जो है वो कंट्रास्ट रिलेशन होता है। तो उसके लिए फिर हम अपने लिंकर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास है इन कंट्रास्ट, इन शार्प कंट्रास्ट, however, in contrary, in contrary to that। इस तरह हमारे पास और भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंस्टेड, दो, आल दो, ये सारे भी हम ऐड कर सकते हैं। तो अब ये हम कब यूज करेंगे कि जब आपका फर्स्ट सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऑपोजिट हो। क्या हो? ऑपोजिट हो, इनके दरमियान में रिलेशन सास और बहू वाला हो, कंट्रास्ट रिलेशन हो, तो तब हम ये वाले लिंकर्स यूज करेंगे, ठीक है। अब आता है हमारे पास थर्ड,
जिसको हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट चेन। अब कॉज एंड इफेक्ट चेन क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट चेन। अब कॉज एंड इफेक्ट में क्या होता है? आपने यहाँ पर कोई कॉज बताई, उसका इफेक्ट यहाँ पर आपने साथ में ऐड कर दिया। तो अब हमारे पास उसके लिए क्या हम करते हैं? जैसे आप कहते हैं एज अ रिजल्ट, तो आप रिजल्ट शो करते हैं, या आप कहते हैं बिकॉज, फलानी फलानी बात इस तरह है, या आप कहते हैं सिंस, या आप कहते हैं हिंस, या आप कहते हैं देयरफॉर, या आप कहते हैं रिजल्टेंटली। तो ये सारे हमारे पास क्या है? कॉज एंड इफेक्ट चेन। एंड मोस्टली हम ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं या ये जो लिंकर्स हैं, सॉरी, स्पेशली हम इनको कंक्लूडिंग सेंटेंस में यूज करते हैं। रिजल्टेंटली, फाइनली, देयरफॉर, हेंस, सिंस, इनको हम कंक्लूडिंग सेंटेंस में यूज करते हैं। इज इट क्लियर नाउ? कंट्रास्ट रिलेशन एंड कॉज एंड इफेक्ट चेन में क्या फर्क है, और उसके लिए हमने कौन कौन से लिंकर्स का यूज करना है? गॉट इट? क्लियर सर, ओके। चले जी, गुड। सामी आपको भी क्लियर है? जी सर। चलिए जी, गुड। अच्छा, अब आते हैं हमारे पास कंक्लूडिंग सेंटेंस की तरफ। अब कंक्लूडिंग सेंटेंस को हमने जो है, ये बहुत सिंपल है। मैं थोड़ा सा जो है इसको डिटेल से लेके जाऊंगा। नॉर्मली अगर हम कहें तो पैराग्राफ को कंक्लूड करना है आपने, बस उसको हम कंक्लूडिंग सेंटेंस कहते हैं। लेकिन इसको हमने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से स्टडी करना है, क्योंकि हमारे पास कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है, अब ज़रूरी नहीं है कि आप जो है हर एक पैराग्राफ में कंक्लूडिंग सेंटेंस को एक जैसे रखें। पहले मैं आपको अप्रोचेस बताता हूँ कि आप कंक्लूडिंग सेंटेंस किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक को हम कहेंगे सजेस्टिव, अप्रोच, ठीक है। एक को हम कहेंगे हमने कंसिक्वेंसेस, या हमने अपने रीडर को वार्न करना है। दो, नंबर 3, हमने अपने सपोर्टिंग डिटेल को समराइज करना है, उसकी समरी बतानी है। नंबर 4, हमने अपने टॉपिक सेंटेंस को रीस्टेट करके लिखना है या रीफ्रेज करके लिखना है। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। इन चारों ऑप्शंस को आप इसमें से किसी को भी उठा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ दिस पैराग्राफ, या कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। ये फर्स्ट जो 2 है, ये स्पेसिफिकली लिंक करते हैं प्रॉब्लम्स के साथ, कि अगर पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन हो रही हो, तो आपने वहां पर या सजेस्टिव अप्रोच, या आप रीडर को वार्न कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जहन में एक बात रखें, हम लिख रहे हैं लेट्स सपोज सोशल मीडिया के या एआई के जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट, या एआई के जो असरात है आजकल के यूथ पर या आजकल के लोगों पर, कि कैसे उसने जो है हमें मुअस्सर किया है, कैसे उसके डिफरेंट असरात हैं, अब हमने वो बताने हैं। तो याद रखें, अब आपने हर एक पैराग्राफ को तो सॉल्यूशन के साथ या सजेशन के साथ तो जो है वो कंक्लूड नहीं करना ना। आपने यहाँ पर भी सजेशन दी, यहाँ पर भी सजेशन दी, यहाँ पर भी दी, हर एक पैराग्राफ के एंड में आप सजेशन देंगे? नो, ये गलत है। तो इसलिए ये जो सजेशंस हम देते हैं, तो ये मोस्टली अपने जो वो होते हैं, नॉर्मली अगर सिंगल आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा तो आप वहाँ पर दे सकते हैं। नंबर 2, आपको कोई टास्क मिले, जिस तरह प्रेसी में दिया जाता है कि आप 250 वर्ड्स का या 300 वर्ड्स का या 200 वर्ड्स का एक छोटा सा पैराग्राफ लिखें, किसी इशू पे हो, तो आप उसमें से आप सिंपली एंड में बता सकते हैं, कंक्लूडिंग में से आप सजेशन दे सकते हैं, नंबर 1। या जो है आप सिंपली कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं इसके अलावा, ऐसे के अलावा, तो उसमें आप सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ऐसे में ये नहीं करना। अब ऐसे में क्या करना है वो एंड पे डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा जो है इनको डिस्कस करते हैं। सजेशन से क्या मुराद है, वॉर्न से क्या मुराद है,
और सपोर्टिंग डिटेल्स को कैसे समराइज़ करना है, इससे क्या मुराद है, टॉपिक सेंटेंस को रीस्टेट करना है, तो ये क्या है? देखिए, याद रखें, मैं आपको ये सजेशन और रीडर को वार्न करने का एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब लेट्स सपोज़ मैं आपको कहता हूँ, आप लोगों से मैं कह रहा हूँ कि अच्छा देखें, नमाज़ के बारे में बात करते हैं। आप लोगों को मैं कहता हूँ कि हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए क्योंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म है और इससे जो है हाँ, अब ये अल्लाह ताला का हुक्म है और हमें अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए। अब मैंने आपको सिंपली एक सजेशन दी कि हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए क्योंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, क्योंकि ये हम पे फ़र्ज़ है, क्योंकि ये इस्लाम का मेन रुकन है। अब ये आपको मैंने एक सजेशन दी, लेकिन दूसरी तरफ अब इसी नमाज़ की बात है, डोमेन सेम है, लेकिन आप लोगों को मैं वार्न कर रहा हूँ, कैसे? आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए वरना आपकी जगह जहन्नम है। जिन्होंने नमाज़ तर्क कर दी, जो है उनको उनके लिए जहन्नम की जो है जहन्नम में से बहुत सख्त अज़ाब है, लेट्स सपोज़ सिंपली, या क़यामत के दिन रोज़े महशर सबसे पहले नमाज़ का हिसाब होगा। अब आपको मैं किसकी तरफ लेके जा रहा हूँ? consequences की तरफ। जो काम अभी हुआ नहीं है फ्यूचर में होगा, इस प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको उसके रिलेटेड आगाह कर रहा हूँ। आपको कह रहा हूँ कि कब्र के अज़ाब होंगे, जहन्नम है, आखिरत में इसका सवाल-जवाब होगा। अगर आप इसमें पास हैं तो बाकी क्वेश्चंस को आप आंसर कर पाएँगे, अगर इसमें फ़ेल हैं तो आपके लिए मसला होगा। तो अब इन चीज़ों को जब हम बताते हैं तो इसको हम कहते हैं रीडर को वार्न करना। अरबी में हम ये जो हम इस्लामियात में कहते हैं ना, वहीद देते हैं। एक हम जो है वो स्पेसिफ़िकली जब अच्छाई जन्नत के वाक़यात सुनाते हैं, और एक जो है हम लोगों को डरा के जो है दीन की तरफ दावत देते हैं। तो इसी तरह ये प्रॉब्लम्स के जो स्टेटमेंट्स होते हैं या जो प्रॉब्लम्स के पैराग्राफ होते हैं, इनको भी हम सजेस्टिव एंड रीडर को वार्न करके ही बताते हैं। तो उसमें यही होता है कि सजेशन में आप सिंपली बताते हैं कि अब ये क्या है सजेशन, इसके रिलेटेड आपको क्या करना चाहिए। अब लेट्स सपोज़ अगर हम बात करें अपने ही इस टॉपिक सेंटेंस के रिलेटेड बात करें जो हमने बनाया है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है इज़ ऑन द राइज़ या इज़ डिटेरियोरेटिंग जो है इन पाकिस्तान फॉर एग्ज़ाम्पल। अब अगर हम चाहते हैं कि क्या करें हम, सिंपली सजेशन दें, तो हम क्या कहेंगे, सिंपली हम ये कहेंगे, लेट्स सपोज़ मैं लिख लेता हूँ। अब अगर सिंपली हम कहें कि जेंडर बेस्ड वायलेंस है, तो हम सिंपली सजेशन दे सकते हैं कि हमें ये जो है इसके लिए स्पेशल प्रॉपर एक्ट्स जो हैं वो बनाने चाहिए। हमें जो हमने लॉज़ बनाए हैं उनको जो है उनकी रेगुलेशन ज़रूरी है। हमें जो है अवेयरनेस फैलानी चाहिए। हमें जो है वुमेन को एम्पावर करना चाहिए, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए ताकि वो खुद इन चीज़ों का भी जो है मुकाबला कर सके। हमें जो है जो वो है ये जो इस स्पेशली इस प्रॉब्लम में या जो है इस जो है गुनाह में मुब्तला है, स्पेशली हमें उनको टारगेट करना चाहिए, उनके लिए प्रॉपर जो है पनिशमेंट लगानी चाहिए, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो ताकि औरों को जो है इसके लिए ये एक मिसाल बने, एक नमूना बने। तो अब ये हम सजेशन दे रहे हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल करें। अब दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, हम सिंपली रीडर को वार्न करते हैं कि अच्छा जेंडर बेस्ड वायलेंस जो अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो अब इन इसका ख़्याल रखना चाहिए, अगर ना हुआ तो क्या होगा? हम consequences की तरफ लेके जा रहे हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो सोशल स्टेबिलिटी को मज़ीद ख़राब कर देगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी आएगी, और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आएगी तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी उसके साथ अटैच है। तो हमारे पूरे जो कंट्री का या जो स्टेट का सिस्टम है उसको जो है डिस्टर्ब कर सकती हैं ये चीज़ें। तो अब हमने क्या किया, जेंडर बेस्ड वायलेंस के कंसिक्वेंसेस की तरफ हम लेके चले गए उसको, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, सोशल इंस्टेबिलिटी की तरफ हम लेके चले गए उसको। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, उसको वार्न करके किया है। ठीक है, अब इसके अलावा कि हम सपोर्टिंग डिटेल को कैसे समराइज करें, तो याद रखें, अब फॉर एग्जांपल आपने कहा है कि ट्रीज आर यूजफुल टू अस, अब उसमें आपने कहा है कि इस ये जो है हमें वुड प्रोवाइड करता है, ये जो है हमें फ्रूट्स प्रोवाइड करता है, ये जो है हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और एंड डिफरेंट
मैनी अदर्स आपने कहे हैं। अब आप क्या करते हैं अपने अपने जो है फाइनल कंक्लूडिंग सेंटेंस में इसमें से इस पूरे पैराग्राफ को नहीं, सपोर्टिंग डिटेल, ये जो 6 से 8 सेंटेंसेस आपने बनाए हैं ना, इनको आपने क्या करना है, इनको समराइज करना है। इसमें से वुड को पिक करना है, फ्रूट्स को, ऑक्सीजन को, आपने इसी तरह कि जो जो यूजेस आपने इसके रिलेटेड बताए हैं आपने उनको पिक करना है और इसका जो है एक बेहतरीन सेंटेंस बना के उनको पेश करना है। लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है और मैं रिकमेंड नहीं करता ये वाला, क्योंकि ये हर एक जो है पैराग्राफ में इजी नहीं होता पिक करना या टैकल करना। ठीक है, अब सबसे बेहतरीन और आसान जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है और जो स्ट्रक्चर है उसका, वो लास्ट वाला है, 4 नंबर 1, कि जिसमें हम अपने टॉपिक सेंटेंस को रीस्टेट करके लिखते हैं या रीफ्रेस करते हैं उसको। अब ये कैसे होगा, याद रखें, आपने कहा लेट्स सपोज कि जेंडर बेस्ड वायलेंस is on the rise in पाकिस्तान। ठीक है, ये आपका टॉपिक सेंटेंस था, उसके रिलेटेड आपने बातें की एंड में आपने इसको अभी कंक्लूड करना है। अब सिंपली हम कैसे कंक्लूड करें, अब सिंपली इसके रिलेटेड हम बात कर लेंगे। हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि इन कंक्लूजन जेंडर बेस्ड वायलेंस कंटिन्यूज टू टेरिएट इन पाकिस्तान स्पेशली इन लाहौर। लिख दूं, चले आप लोग ताकि कॉपी करें। फाइनली या इन कंक्लूजन जेंडर, ये कंप्लीट लिखा करें। अच्छा, ये मैं सिंपल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि क्लास है। जेंडर बेस्ड वायलेंस कंटिन्यूज, या आप सिंपल ये जेंडर बेस्ड वायलेंस कंटिन्यूज टू डिटेरियोरेट इन पाकिस्तान, या आप ये कह सकते हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस इन पाकिस्तान particularly in Lahore is steadily worsening। अब इस तरह की स्टेटमेंट, अब दोनों जो है ऊपर इज ऑन द राइज और यहाँ पर जो हमने कहा है ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन स्ट्रक्चर में सिर्फ चेंजेस हैं। यहाँ पर हमने टू डेरिवेट कहा है, यहाँ पर हमने कहा है कि इज ऑन द राइज, यहाँ पर हमने कहा है कि इस जो है वो स्टेडली वर्सनिंग। तो तीनों बात जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। और आपने जो है अपने ऐसे में ये नंबर 4 जो वो है स्ट्रक्चर है, इसको फॉलो करना है। ठीक है, कि जो आप टॉपिक सेंटेंस बनाएंगे तो आपने उसी का जो है उसी को रीस्टेट करके अपना कंक्लूडिंग सेंटेंस बनाना है। इसका फायदा क्या होता है, तो याद रखें, जब आप अपने टॉपिक सेंटेंस को कंक्लूडिंग सेंटेंस में रीस्टेट करके लिखते हैं ना, तो क्योंकि अब 100-120 वर्ड्स का जो है वो होता है, पैराग्राफ होता है। ठीक है, अब आपने उसमें स्टार्ट में आपने अपने टॉपिक सेंटेंस पे बात की। अब जरूरी नहीं है कि आप स्पेसिफिकली या जो है डायरेक्टली जो है आपका एग्जामिनर उस आइडिया को पिक करे। हो सकता है उसका ध्यान ना हो वहाँ पर, या हो सकता है उसने आधी बात पिक की हो, या जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है वो ज़्यादा कैची हो, या ज़्यादा जो है रिच हो, या ज़्यादा मुश्किल हो, तो इस वजह से उसने प्रॉपर सारा कंप्लीटली उसको पिक ना किया हो। फिर जब उसके रिलेटेड आपने बातें की, रेफरेंसेस देखे, रीजंस देखे, सारी चीज़ें उसने जो है रीड की, फिर उसके बाद एंड में अगर वो दोबारा से उस आइडिया को या उस जो है पॉइंट को या उस थीम को एक न्यू स्ट्रक्चर में देख रहा है या उसको रीड करे, तो कम्प्लीटली वो पिक कर पाएगा। ठीक है, तो हम एक आइडिया के रिलेटेड उसको 2 दफ़ा उनको जो है ट्रिगर करेंगे, उनको बताएंगे कि हमने ये बात की है, हम इसको जो है अपने इस टाइटल को स्पेसिफिकली ऐसे के रिलेटेड जो आपका टॉपिक हो, हम उसको इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा होता है। अच्छा जी, इज इट क्लियर नाउ? टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। खैर, जो गुस्ताखी शो, चाय भी ठंडी हो गई है। बंदा कह देता है बीच में कि सर चाय पिए, पी, हाँ वो ठंडी हो गई, लेकिन मजे की चाय है वल्ला। और क्या कहते हैं, पति
पति रोक के ते चीनी ठोक के, नहीं चीनी रोक के ते पति ठोक के। हाँ, वो वाली चाय। हाँ, 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 हाँ। वो चाय का जो अपना एक स्टैंडर्ड कलर होता है ना, बिल्कुल वो क्रीम की तरह, वो वाला, वो उस कलर की चाय है। तो सोचिए फिर उसका टेस्ट कैसे होगा। और पश्तो में वो जो हम कहते हैं कि ऐसी चाय कि जिसमें खदीजा क्या कहते हैं, वही तिले पकी उतरेगी। हाँ, वो वाला काम है। अच्छा उस्मान, आप हॉस्टल में हैं? जी जी सर बिल्कुल। चलिए, हॉस्टल वालों के लिए जो है वो हम दुआएं कर सकते हैं। स्पेशली आपका जो भी मसला हो, कुछ हो, तो मुझे बताया करें, ठीक है? आप लोग के लिए स्पेशल वो है, ऑफर है। जी सर, दुआएं दुआ किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ भी मसला हो, इवन पैसों की ज़रूरत हो, तो मुझे बताया करें, ठीक है? क्योंकि मैंने ये टाइम गुजारा है एंड आई नो, कुछ भी मसला हो मुझे बताया करें। बड़ी बड़ी बात। अच्छा जी, चलें थोड़ा बहुत जो है कुछ पॉइंट्स रहते हैं तो उसको थोड़ा सा टच कर लेते हैं। अच्छा, आपने एक दफ़ा जो है इन स्लाइड्स को एक दफ़ा रीड करना है, ठीक है? अच्छा, इसमें स्लाइड नंबर 12 अगर आप लोग देखें तो उसमें व्हाट शुड आई अवॉइड, क्या चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। ट्राई नॉट टू यूज द सेम वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस मोर देन ट्वाइस इन अ पैराग्राफ, इन वन पैराग्राफ। अच्छा, क्या होता है खदीजा, ये आप स्पेशली आप भी नोट करें, आपके लिए है क्योंकि आप अभी प्रैक्टिस वगैरह कर रही हैं, तो इसलिए देखें, याद रखें। अक्सर स्टूडेंट्स का मसला क्या होता है, अगर उन्होंने अपना टॉपिक सेंटेंस द से शुरू किया तो इस सेंटेंस को कंप्लीट किया फुल स्टॉप से, फिर द, फिर फुल स्टॉप, फिर द, फिर फुल स्टॉप, फिर द, फिर फुल स्टॉप। तो ये जो है, ये इसको आपने अवॉइड करना है। ये तो खैर सिंपली द है, ये ज़्यादा जो है वो नज़र भी नहीं आता, लेकिन कभी कभार स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर एजुकेशन है तो एजुकेशन, फिर एजुकेशन, फिर एजुकेशन, अगर सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया, फिर सोशल मीडिया। तो एक ही वर्ड से जो सेंटेंस उसने यहाँ पर शुरू किया है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स वो रिपीट करते जाते हैं। या वो ये समझते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल कायद आज़म का नाम यूज़ किया है तो यहाँ पर ही, फिर ही, फिर ही, फिर ही। अब ऐसा भी नहीं करना कि इट और इट और यही इट इट करते जाएं आप। नो, ये आपने नहीं करना। आपका जो सेंटेंस है, जिस वर्ड से आप शुरू कर रहे हैं, तो वो एक यहाँ पर एटलीस्ट वो एक दफ़ा आप यहाँ पर कायद आज़म का नाम लिख सकते हैं। दो से ज़्यादा आप ना यूज़ करें, क्योंकि एक तो ये 8-10 सेंटेंसेस का पैराग्राफ होता है, तो उसमें अगर आप 3-4 दफ़ा टाइम एंड अगेन इसी वर्ड से जो है बार-बार अपना टॉपिक सेंटेंस शुरू करते हैं, तो उसको जो है उसमें रिपिटिशन शो होती है, फिर पैरेललिज्म इसको हम कहते हैं। ठीक है? तो इसको आपने अवॉइड करना है। नंबर 2, रीडिंग द सेम वर्ड ओवर एंड ओवर इज डिस्ट्रैक्टिंग। हाँ, ठीक है। डू नॉट चेंज वर्ब टेंसेस। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको इंशाल्लाह हम टेंसेस स्टडी करने के बाद भी इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा टच करेंगे। याद रखें, अब चूंकि हमने टेंसेस नहीं पढ़े तो इसलिए आप लोगों ने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, पैराग्राफ है ना, लेट्स सपोज एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है। अब डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को ज़्यादातर फॉलो करते हैं। इसमें से जितने भी स्टेटमेंट्स हम यूज़ करते हैं सेंटेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टार्ट लिया एक सिंपल पास्ट से, ठीक है, यहाँ पर पास्ट टेंस यूज़ किया, फिर उसके बाद आते हैं सिंपल प्रेजेंट की तरफ, फिर यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस तक शिफ्ट हो जाते हैं। विद इन वन सेंटेंस यहाँ पर या तो कंजंक्शन लिखा यूज हुआ होगा, या कॉमा या सेमीकोलन का यूज हुआ होगा, फिर डायरेक्टली कंटिन्यूस टेंस, फिर आ जाते हैं पास्ट की तरफ, फिर यहाँ पर फ्यूचर की तरफ चले जाते हैं, फिर यहाँ पर परफेक्ट की तरफ आ जाते हैं। तो अब आपने ये नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। क्या करना है आपने, बेहतरीन तरीका क्या है, आपने अपना टॉप, आपने जो है अपना पैराग्राफ शुरू किया। अगर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में शुरू हो गया, एक स्टेटमेंट लिखा, दूसरा
यहाँ पर आपको नीड है कि आप किसी पास्ट के इवेंट को ट्रिगर कर रहे हैं या उसके एग्जाम्पल उसके रिलेटेड बात कर रहे हैं, बेशक आप सिंपल पास्ट पे जा सकते हैं। अगर नीड हो, अगर नेसेसरी हो, तब ये ना हो कि आप सिंपली, अगर यहाँ पर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं और आप सिंपल पास्ट पे जा रहे हैं, देन इट इज रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर आप फ्यूचर के जो है प्लान्स बता रहे हैं, तो उसके लिए आप सिंपल फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, आप बता सकते हैं। यहाँ पर एक बात है जो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में की जा रही है और आप उसके लिए प्रेजेंट या पास्ट का टेंस यूज कर रहे हैं, तो ये गलत है। जहां पर नीड हो तो आप शिफ्ट कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट के बाद पास्ट भी यूज कर सकते हैं, परफेक्ट का भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर की तरफ भी जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है अगर रिक्वायर्ड हो तब। ये ना हो कि आपका एक सेंटेंस एक हो, दूसरा क्लॉज दूसरा हो, तीसरा चौथा, ये नहीं करना। ठीक है, मम्बलिंग जम्बलिंग नहीं करनी आपने। अच्छा, आपने अपने सेंटेंसेस का स्टार्ट या एंड इन तरह के, इस तरह के स्टेटमेंट से नहीं करना। फ्रेजेस जो है, दिस इज हाउ आई फील, दिस इज हाउ आई फील। अब ये हो गया, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आई विल टेल यू। अब आप बैठे हैं, आप पेपर लिख रहे हैं, तो उनको पता है क्या भी बता रहे हैं, तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आई विल टेल यू अबाउट, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे ये बताने की कि मैं आपको बता रहा हूँ। एटलीस्ट पेपर आपने लिखा है, मैं चेक कर रहा हूँ, तो इट मीन्स आप ही बता रहे हैं मुझे। नाउ यू नो अबाउट, जब मैं रीड करूँगा तो तभी जानूंगा ना, तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ यू नो अबाउट, तो ये चीज़ें, या आप लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज द स्टोरी। इसको, इनको हम कहते हैं फिलर्स। जब हमारे पास आइडियाज़ नहीं होते, वो जो हम उसमें करते थे क्या कहते हैं 9-10 मैट्रिक एंड एफएससी लेवल पे बोर्ड के पेपर्स में, कि वो कहते थे कि आप छापते जाएं, क्वांटिटी ज़्यादा लिखें, आपको नंबर देते हैं वो, एक्स्ट्रा शीट्स ले लें। उसमें हम ये फिलर्स यूज़ करते थे, दिस इज़ हाउ आई विल टेल यू अबाउट। इन चीज़ों का यूज़ बिल्कुल नहीं करना, ना सेंटेंस के स्टार्ट में, ना सेंटेंस के एंड में। ठीक है, क्योंकि ये फिलर्स हैं, इससे आपका एग्जामिनर डिस्ट्रैक्ट होता है। अब जो एक्चुअल चीज़ है वो आप वो बताएं। आपने उनके साथ जो है गॉसिप नहीं करनी, आपने उनके साथ जो है कम्युनिकेशन नहीं करनी। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के थ्रू, अपने लैंग्वेज के थ्रू उनको कन्विंस करें, उनकी अटेंशन को क्रैप करें, ना कि इस तरह के स्टेटमेंट्स के थ्रू। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? दीदी सर, एक जो कोई क्वेश्चन वे है, जी? क्वेश्चन पूछ सकता है एक जी उस्मान, क्लियर आवाज नहीं आ रही आपकी। दो? सर क्वेश्चन है, मैंने कहा कि हेलो। आवाज आवाज आ रही है सर? जी जी। सर एक मेरा क्वेश्चन था, हाँ। अगर सर हमारे पास फॉर एग्जांपल पैराग्राफ में एग्जांपल तो देनी होती है, अगर हम एग्जांपल देना चाहें तो हमारे पास एग्जांपल नहीं है, तो उसको अपने एग्जांपल बना सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ कि नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ज़्यादा मेरे पास और कोई एग्जांपल नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा करते हैं यूज़ करते हैं, तो वो यानी कि हमारे माइंड को अटैक करता है, उसके अलावा जो है ना हमारी आँखें खराब हो जाती हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम उधर लिख सकते हैं अपना बना ये के। तो ये तो बिल्कुल फैक्चुअल बात है, आपने कहा, जो कहा है बिल्कुल ठीक ही कहा है। इसमें एग्जाम्पल की क्या बात है? एग्जाम्पल तो वो होते हैं, उस सेंस में हम कहते हैं, ये तो आप रीजंस दे रहे हैं कि सोशल मीडिया के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, कि इससे जो है हमारी मेंटल हेल्थ खराब होती है, इवन आई साइट खराब होती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्होंने ग्लासेस पहने होते हैं, -2 -3 जो है उनके आई साइट होते हैं। तो अब आप ये फैक्चुअल बात कर रहे हैं, और एग्जामिनर इस तरह के बातों को ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, कि जो चीज़ें आप अपनी सराउंडिंग में देख के लिखते हैं ना, तो वो समझता है कि इनका इन चीज़ों पे ग्रिप है, वो परफेक्टली इस जो है टॉपिक को पिक कर गया है ये स्टूडेंट। अब कुछ होते हैं कि वो फैक्ट्स एंड फिगर्स याद करते हैं, 2.3 रेशो है, 5.6 रेशो है, फलाना है, ये है, वो है। और एक होता है कि वो फैक्चुअल बातें करता है, रियलिस्टिक बातें करता है, जो कि सोसाइटी में वो, सोसाइटी के साथ वो लिंक करती हैं वो बातें।
तो वो ज़्यादा एप्रिशिएट करता है एग्ज़ामिनर, ठीक है? बेशक आप जी कर सर। सकते हैं ये। एक और सर, जी, जी। जैसे सर अभी टॉपिक सेंटेंस के बाद ना हाँ, अगर एक्सप्लेनेशन देनी हो तो इधर थोड़ा-सा आप इधर मुझे गाइड कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख रहा हूँ कॉज़ेज़ ऑफ पॉवर्टी, कॉजेज़ ऑफ क्या? पॉवर्टी सर लिख रहा हूँ मैं। पॉवर्टी। हाँ, हाँ। तो उसके अलावा मैंने सर टॉपिक सेंटेंस अगर ये बनाया है अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज़ ऑफ पॉवर्टी, सही है सर? अच्छा, आपने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। हाँ, ठीक है। ठीक है सर, ये मेरा टॉपिक सेंटेंस है। उसके बाद डायरेक्ट इस टॉपिक सेंटेंस को मैं बयान करूँगा। हाँ, अब ये आप बताएँगे, देखिए आपने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। आपने कहा कि ये जो है एक मेजर कॉज़ है पॉवर्टी का, ठीक है? अब आप जी इसको सर। बयान करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि हुँ, कैसे जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो लोगों को जॉब्स नहीं मिलते, तो उनके जो डेली बेसिस के जो है नीड हैं, वो पूरे नहीं होते। उनके पास जब पैसे नहीं होंगे, तो इट मीन्स पॉवर्टी की तरफ जो है, वो बढ़ते जाएँगे। जब उनके जो है बेसिक नीड्स नहीं पूरे होंगे, एट लीस्ट जो है सिंपल आप कह सकते हैं, इसको आप जिस एंगल से भी बयान करें, बस इतना हो कि आप उसमें पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट को लिंक करें, कि कैसे जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टुवर्ड पॉवर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे लीड करती है? अब आपके पास जॉब नहीं है ना, जॉब नहीं है, इनकम सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जब सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आप खाएँगे क्या? तो जब आप कुछ नहीं खाएँगे, इट मीन्स पॉवर्टी है ना, गुर्बत है। आप जो है रॉबरी की तरफ जाएँगे, आप जो है भीख माँगेंगे, आप जो है इवन लोग सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। तो अब ये फिर आप बाद में उसके रिलेटेड आप एग्ज़ाम्पल्स देते हैं कि फलाना जगह जो है अनएम्प्लॉयमेंट के रेशो इतने हैं, तो उसकी वजह से जो है पॉवर्टी अगर देखें तो पॉवर्टी उसका जो है रेशो या उनके जो है परसेंटेज यहाँ तक है। तो आप फिर फैक्चुअल जो है रेफरेंसेस भी देते हैं। थैंक यू ठीक है? सर। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन हो? सामी आपको भी क्लियर है? खदीजा आपको क्लियर है? जी सर क्लियर है। कोई क्वेश्चन हो पूछें। सर जी, जी। मोस्टली जो पैराग्राफ है वो यही लिख दिया ना एक्सप्लेनेटरी। खदीजा 1 मिनट, सामिया 1 मिनट। खदीजा रिकॉर्डिंग स्टॉप करें, अच्छा?